तो गणेशा वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के महत्वपूर्ण वेरी IMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझेंगे। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के ऑब्जेक्ट हमारे आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। ये दोस्तों हमारे पहले ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाते हैं और पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन है और ये दोस्तों हमारे चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है चैप्टर 1, 2, 3 और 4 है ना 11th केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। समझते हुए चलेंगे एक एक ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना, क्योंकि समझा हुआ हमें लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन भाई साहब हमसे बोला गया है, यहाँ से बोला गया है कि भाई 2 ग्राम हाइड्रोजन देखो हमेशा H2 के रूप में रहती है, मतलब जितनी भी गैसें होती हैं वो द्विपरमाणुक अणु के रूप में रहती हैं, लेकिन जो आपकी ओजोन है वो O3 के रूप में रहती है, तो ये H2 के रूप में रहेगी। तो यहाँ से आपसे बोला गया है 2 ग्राम हाइड्रोजन का NTP पर आयतन। तो एक विशेष पॉइंट आप नोट करो भाई, ठीक है मेरे भाई, आपको बता देते हैं एक मोल गैस होती है, एक मोल गैस, यहाँ समझना, एक मोल गैस जो होती है, एक मोल गैस का जो NTP पर आयतन होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP का मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP पर आयतन होता है वो भाई साहब होता है 22.4 लीटर। बिल्कुल सर 22.4 लीटर है ना। अब एक मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर, बट ये तो ग्राम में दिया है, तो हमें क्या करना होगा भाई, ग्राम को ना पहले मोल में चेंज करना पड़ेगा। तो ग्राम को मोल में चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है W/M। बोलो सही बात है, बिल्कुल। तो W आपको दे के रखा है कितना, 2 ग्राम, ठीक है, कितना दे के रखा है 2 ग्राम, तो ये आपका 2 हो गया, कितना हो गया 2। और H2 का भार देखो भाई, M क्या है, भार है, M क्या है, भार है, और H2 का भार आपको कितना दिया है, देखो H2 एक H का भार 1 होता है, तो 2H का कितना हो गया 2 है ना, 2 से 2 काट दिया, कितना आ गया 1 मोल आ गया, कितना आ गया 1, मतलब मोलों की संख्या 2 ग्राम हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी आती है, 1 आती है। तो 1 आने के कारण 1 मोल का आयतन आपका होता है 22.4। तो यहाँ से आपका सही आंसर भाई हो जाएगा 22.4 लीटर, ठीक है ना। सॉल्व करके निकाला भाई 22.4 लीटर, ठीक है। शुद्ध जल की मोलरता आप जानते ही हो भाई 55.5 होती है, दशमलव नहीं लगा, 55.5 होती है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब आगे आपसे बोला है 12 ग्राम कार्बन, देखो ये कार्बन दिया है, कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी है, तो वही आपको भाई परमाणु की संख्या, अणु परमाणु और आयनों की संख्या के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मोल का यूज़ करते हैं, किसका, मोल का यूज़ करते हैं। और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है भाई 6.023 × 10⁻23। बोलो यही सही बात है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। अब 12 ग्राम को भाई सबसे पहले मोल में चेंज करना पड़ेगा, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है सर, N = W/M। अब W आपको दे के रखा है भाई 12 ग्राम, कितना दे के रखा है 12 ग्राम, और कार्बन, एक कार्बन का भार कितना होता है भाई 12, ठीक है। तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, 1 मोल आएगा, और 1 मोल का मान कितना होता है भाई, ये होता है, ठीक है। अणु परमाणु आयनों की संख्या के लिए मोल संख्या का यूज़ करते हैं और 1 मोल की वैल्यू ये होती है। तो आंसर ये वाला आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड दिए हैं आपको, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, रासायनिक संयोग के किस नियम का पालन कर रहे हैं। तो आप देख लोगे भाई, इसमें हम देखेंगे तो एक पदार्थ की मात्रा बिल्कुल निश्चित है और दूसरा पदार्थ गुणा के नियम में चल रहा है। एक पदार्थ की मात्रा यहाँ पर जो है ना नाइट्रोजन, इसकी मात्रा निश्चित है, लेकिन देखो अब दूसरा पदार्थ गुणा में चल रहा है, ठीक है, इसलिए गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। ये मैंने आपको भाई करवाया था ना, तो उसमें एग्जाम्पल भी करवाया था भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे के रखा है भाई, देख लो यार, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे के रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई कि क्या कह रहा है भाई, एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2, मूलानुपाती सूत्र है ये, ठीक है। यौगिक के मोल का द्रव्यमान 42 ग्राम है, तो इसका अणु सूत्र मतलब आणविक सूत्र क्या होता है। तो भाई साहब आणविक सूत्र
जो आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में आपको संबंध पता होगा कि आणविक सूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र इंटू एन, ये होता है। आणविक सूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। अब मूलानुपाती सूत्र मतलब, मूलानुपाती सूत्र आपको दे के रखा है, एन का मतलब क्या है ये बताओ भाई। एन मतलब मोल संख्या, और मोल संख्या के लिए तो भाई हम W अपॉन एम का यूज़ करते हैं, W अपॉन एम का। बोलो सही बात है, बिल्कुल सर। W आपको कितना दे के रखा है सर, 42 ग्राम, ये रखा है आपका 42 ग्राम, रखा है ना। अब एम मतलब अणुभार, तो जो मूलानुपाती सूत्र दिया है ना, इसका अणुभार निकाल लो भाई। इसका अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का भाई 12 और हाइड्रोजन 2 हैं तो 2, कितना आ गया, 14 आ गया। तो भाई एम की जगह आप कितना रख दो, 14 रख दो। 14 से 42 काटो, कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। एन का मान कितना आ गया, 3। अब जो मूलानुपाती सूत्र है उसमें 3 का गुणा कर दो, और जब मूलानुपाती सूत्र में हम 3 का गुणा कर देंगे तो मूलानुपाती सूत्र आपका CH2 है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो C कितने हो जाएंगे, 3, और H कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भाई साहब, आप समझ पा रहे होगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना भाई, चलो चलते हैं आगे। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है ZnSO4.5H2 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। भाई साहब बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बोली है, तो आप क्या करोगे भाई, जो ZnSO4.7H2 है इसका पहले टोटल अणुभार निकाल लोगे, टोटल अणुभार निकाल लोगे, और फिर तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालना है, तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखोगे तत्व का भार, तत्व का भार रखोगे। ठीक है, और अपॉन में क्या लगा दोगे, कुल भार। जो आपका ये जो अणु दिख रहा है इसका कुल भार आएगा, वो कुल भार लिखोगे। ठीक है, इनटू आपका क्या लगा दोगे, 100। जैसे आप भाई प्रतिशत निकालते हो ना, प्रतिशत निकालते हो उस टाइप से निकल जाएगी। जैसे आपको क्या करना है, ऑक्सीजन की मात्रा निकालना है तो यहाँ लिख देना ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, और ऑक्सीजन का भार 16 होता है वो यहाँ लिखना, और कुल भार जो होता है वो यहाँ लिखना, इनटू 100 करके इसको सॉल्व करना, तो वही आंसर आ जाएगा। वैसे मेरे भाई मैं इसका अभी आंसर बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसका आंसर भाई है 22.30, ये प्रतिशत आएगा। आप ये सॉल्व करके इसको निकाल लेना भाई। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक मोलल बिलियन मतलब, मोलल मतलब मोललता, मोलल का मतलब क्या होता है, मोललता। एक मोलल बिलियन वह है जिसमें 1 मोल विलेय उपस्थित होता है। भाई साहब मोललता में जो 1 मोल है वो किस में विलेय होता है, 1 किलो या 1000 ग्राम में होता है ना। मोललता 1 किलो या 1000 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है ना। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आ रहा है भाई वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम ब्लाइक में, 1000 ग्राम ब्लाइक में। भाई साहब अगला आपका पास क्वेश्चन मिला है, अगला आपका क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है यहाँ पर समझो इस चीज़ को, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब CuO होता है ना, बहुत बढ़िया। कॉपर का भार प्रतिशत बोला है, तो वही आप जो अभी मैंने बताया था ना उसको करना आपको। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था ना प्रतिशत मात्रा वाला, ये वाला, इसमें वही आपका वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है, तो आपसे किसका बोला है, कॉपर का बोला है। ठीक है, तो मैं ठीक है आपको कॉपर जो है ना निकाल सकते हो, और कॉपर का जब निकालोगे भाई साहब तो आपका आएगा 79.4, 79.4। देखो मैं इसको थोड़ा छोटा है तो मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखो आप किसका निकाल रहे हो, कॉपर का निकाल रहे हो, तो कॉपर, एक सेकेंड, ठीक है एक सेकंड मेरे भाई, हाँ एक सेकंड, आप किसका प्रतिशत निकाल रहे हो भाई, कॉपर का निकाल रहे हो। ठीक है ना, तो कॉपर का जब प्रतिशत निकालोगे, कॉपर का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, आपको किसका रखना पड़ेगा, देखो कॉपर का यहाँ भार, तो कॉपर का भार 64 होता है। ठीक है, अब 64, और देखो अब इसका टोटल भार निकालोगे CO का, तो कॉपर का कितना होता है 64, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इनटू क्या लगा दोगे 100 लगा दोगे, इनटू 100 लगा दोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये 79.8 मतलब 80 के आसपास आ जाए, 80 भी आ जाए तो भी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अगला जो है ना हमारा रिक्त स्थान है। अब दोस्तों हम रिक्त स्थान पे पहुंच जाते हैं मेरे भाई। हम आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो भाई रिक्त स्थानों पे बोल रहे हैं तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र, भाई बेंजीन का आणविक सूत्र तो C6H6 होता है, लेकिन सर आणविक सूत्र निकालना है तो देखो बिल्कुल निकालेंगे। 6 एकम 6 6 एकम 6 मतलब C1 आया H बनाया तो C1H1 जो है ना C1H1 जो है वो बेंजीन का भाई मूलानुपाती सूत्र है। C1H1 आप नोट करते जाइएगा भाई, ठीक है ना, C1H1, ठीक है ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है समान ताप तथा दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, इसे भाई किसने प्रतिपादित किया था। मेरे भाई समान ताप तथा समान दाब पर समस्त गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। भाई ताप समान है, दाब समान है तो अणुओं की संख्या भी समान है। ये किसने कहा था, तो भाई ये एवोग्रेडो ने कहा था। किसने कहा था, ये एवोग्रेडो ने कहा था। बिल्कुल मेरे भाई ये एवोग्रेडो ने कहा था, ये सही आंसर है, ठीक है ना। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, भाई आपसे 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या पूछा है तो बिल्कुल आप बता सकते हो। तो मोलों की संख्या के लिए मतलब एन मोलों की संख्या क्या होती है, एन का मान पूछा है तो W/M लगा देना, ठीक है। W का मान आपको कितना दे के रखा है भाई 80 ग्राम, 180 ग्राम दे के रखा है। और जल का देखो M क्या होता है, अणुभार, तो जल का पूछा है ना तो जल का अणुभार रखो तो जल H2O होता है। जल का अणुभार क्या निकालते हैं, H का कितना 2, O का कितना 16, मतलब ये 18 होता है। तो 18 से काट देंगे, 18 एकम 18 और ये आपका जाएगा 10 मोल। कितना आ जाएगा 10 मोल। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 10 मोल हो जाएगा भाई, ठीक है, 10 मोल हो जाएगा। आगे बोला है 1 किलोग्राम मीटर क्यूब, सॉरी भाई 1 किलोग्राम मीटर क्यूब बोला है, और 1 किलोग्राम मीटर क्यूब खाली स्थान की मात्रा है, ठीक है ना भाई। तो आप जानते हो कि घनत्व बराबर क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ भाई 1 मिनट रुकना मेरे भाई। आप जानते हो मेरे भाई घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। बिल्कुल सही बात है, होता है। तो घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान क्या होता है किलोग्राम, ठीक है, क्या होता है किलोग्राम, और आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब। यहाँ पर अपॉन लगा है, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा है, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब खाली स्थान की मात्रा है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब भाई किसका मात्रक है, घनत्व का मात्रक है। तो ये किसकी मात्रा है, घनत्व की मात्रा है। किसकी मात्रा भाई, घनत्व की मात्रा है, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमसे देखो बोल रहा है, हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 1 मोल CO2 में खाली स्थान कार्बन परमाणु है। तो भाई 1 मोल में कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23। तो ये सही आंसर हो जाएगा। यदि सामान्य ताप तथा दाब पर 2 समान आयतन के पात्र में 2 गैसें रखी हुई हैं तो उनके अणुओं की संख्या कैसी होगी, भाई समान होगी ना। तो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि एवोग्रेडो का नियम है, तो ये समान होगी, ठीक है। अगला है 2 मोल C2H5 को वायु के अधिक में जलाने पर, अगर 2 मोल जो है ना आपके पास C2H5OH है, उसको यदि हम जलाएं तो 2 मोल को जलाएं तो CO2 प्राप्त होगी। कितने CO2 प्राप्त होगी ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। चलो भाई करते हैं इसको सॉल्व। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है आपका 176 ग्राम, ठीक है ना भाई। 176 ग्राम CO2 जो है ना वो आपकी उत्पन्न होगी। एक रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अभिकारक का कुल द्रव्यमान, ठीक है, परिवर्तित नहीं होता, ये सही आंसर है, ठीक है। बेंजीन अणु सूत्र वाले यौगिक का सरल सूत्र, बिल्कुल आप जानते हो, पहले ही आपको करा चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन था वो था आपका C1H1, ठीक है ना। चलो अगला एक क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, ये अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का हमने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं, ठीक है। एक यौगिक में C 40% है, ठीक है, 40.6% है, H 6.5% है और O आपका 5.8% है। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH2O, ये इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। आप इसको सॉल्व कर लेना क्योंकि इस टाइप के हमने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं भाई, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे भाई, और आगे दोस्तों हम देखेंगे तो आगे हमारी दोस्तों हैं
आगे हमारी जो है ना सही जोड़ियां हैं और सही जोड़ियों में आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। पहला आपका माइक्रो, और 1 माइक्रो बराबर आप जानते हो भाई, ठीक है, 1 माइक्रो बराबर होता है भाई आपका 10⁻⁻⁶, ये पहला हो गया। अब डेका, डेका आप जानते हो, बिल्कुल आप जानते हो, डेका मतलब क्या होता है 10⁻⁶, बिल्कुल ये आपका दूसरा हो जाएगा। मेगा, अब यहाँ पर मेगा बोला गया ना भाई, मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा, अब देखो मेगा का मतलब बोला तो मेगा का मतलब होता है 10⁹ प्लस में, ठीक है ना। और गीगा का मतलब क्या होता है, तो गीगा, अब यहाँ देखो मेगा के बाद कौन आ गया भाई, गीगा आ गया, तो मेगा फिर आपका गीगा, ठीक है। तो गीगा का मतलब क्या होता है वो आपको समझाना है। तो भाई जो आपका गीगा होता है वो होता है 10⁻+12 होगा, ये 12 है, लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 4th हो जाएगा। और नेक्स्ट है फेमटो, है ना, क्या है भाई, फेमटो या फर्मी है भाई, ये तो आपका फर्मी होगा, ठीक है ना, ये आपका फर्मी होगा मिसप्रिंट के तौर पे, ठीक है। तो फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इन चीज़ों को भी आपको याद में लेकर चलना है, ठीक है भाई। चलो दोस्तों हमारी और भी सही जोड़ियां हैं, ठीक है। और यहाँ से हमसे बोला गया है एनटीपी पर 1 मोल अणुओं का आयतन, बिल्कुल भाई साहब आप जानते हो एनटीपी पर 1 मोल अणुओं का आयतन कितना होता है 22.4, ठीक है। आणविक सूत्र, अब यहाँ आणविक सूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र इनटू में ये n लिखा हुआ है, इनटू में n, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। विलायक के 1 मोल प्रति 1000 में विलेय के मोलों की संख्या, 1 मोल प्रति 1000 में विलेय मोलों की संख्या क्या होता है भाई, यहाँ पर, ठीक है, एक विलायक बोला है ना, तो विलायक में किसको निकालते हैं, मूललता को, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 4th, एक ही परमाणु से बना तत्व कौन कहलाता है भाई, तत्व कहलाता है, तो ये 4th हो जाएगा। और 5वां हमारा 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मूललता बोलते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है भाई, ठीक है। अगला दोस्तों हमारे पास है सही विकल्प। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास सही विकल्प हैं और सही विकल्प के आंसर हम आपको बताना है, ठीक है। सही विकल्प के आंसर हमें बताना है, तो सही विकल्प नंबर हमारा 1 क्या है उसको हम देखेंगे। तो सही विकल्प नंबर मेरे भाई हमारा 1 है, क्या है हमारा सही विकल्प 1, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई। जो परमाणु द्रव्यमान होता है इसकी मानक इकाई क्या होती है, तो मेरे भाई इसकी इकाई होती है AMU, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। A फॉर एटॉमिक, A फॉर एटॉमिक, एटॉमिक, ठीक है। M फॉर मास, ठीक है, और U फॉर यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट इसकी इकाई होती है, ठीक है ना भाई। O2 का ग्राम अणु द्रव्यमान, O2 का भार पूछा है, O2 का क्या पूछा है, भार पूछा है। तो आप जानते हो O2 का भार कितना होता है, कितना होता है O2 का भार, तो देखो 1 O का 16, तो 2 का कितना 32, तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त, मतलब विभिन्न स्रोतों से NaCl प्राप्त किया गया है, विभिन्न स्रोतों से, ठीक है, कई जगह से NaCl प्राप्त किया गया है, ठीक है। तत्व Na तथा Cl के मध्य भार की दृष्टि से जो अनुपात है वो 23:35.5 है, प्राप्त हुआ है। इस नियम से किसकी पुष्टि होती है, तो इस नियम से किसकी पुष्टि होती है, तो भाई स्थिर अनुपात के नियम की, क्योंकि ये भार की दृष्टि से प्राप्त हुआ, बदला नहीं जा रहा, और स्थिर अनुपात का तो नियम यही कहता है, तो यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम आ जाएगा भाई, ठीक है ना। ऑक्सीजन के क्रमशः 16 ग्राम और 32 ग्राम भार N2 के 28 ग्राम भार से अलग अलग संयोग कर N2O और N2O2 बनाते हैं, एक गुणित अनुपात का नियम है, ठीक है भाई। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, गुणित अनुपात का नियम है, ठीक है ना। चलो अगला है, ये आपको दिया है 6.023 × 10⁻23 किसी भी द्रव्य के 1 ग्राम अणुभार में उपस्थित अणुओं की संख्या को कहा जाता है, ठीक है। 1 ग्राम अणुभार में उपस्थित अणुओं की संख्या, तो ये आपने पढ़ा है एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपका एवोगैड्रो संख्या है वो 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम परमाणु है, 1 ग्राम आयन में उपस्थित आयनों की जो संख्या होती है उसे एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। तो इसके एवोगैड्रो संख्या इसका सही आंसर है। तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम पहुँचते हैं मेरे भाई सेकेंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो ये हमारे 7 मतलब सेकंड चैप्टर के जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आई होप दोस्तों कि ये जो मैं आपको ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ
ये कराने का आपको तरीका, जैसे कि मैं एक एक ऑब्जेक्ट पे लगभग बात कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, भले थोड़ा समय लग रहा हो, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ रहे हो तो एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। चलो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है, परमाणु क्रमांक आपसे कितना बोल के रखा है, 27 बोल के रखा है, 27 है, और उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक 27 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 14 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ भाई क्या है। तो मेरे भाई आप ये जानते हो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग दी है, देखो ये आपको परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है, ठीक है, और ये आपको न्यूट्रॉन की संख्या दी है, कितनी दी है, 14 दे के रखिए, ठीक है। तो आपसे बोला है इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो मेरे भाई आप तो जानते हो ना, परमाणु क्रमांक जो होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जो परमाणु क्रमांक होता है वही तो प्रोटॉन की संख्या और वही तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बोलो सही बात है, बिल्कुल। तो आंसर आपका क्या जाने वाला है भाई, आंसर आपका 27 जाने वाला, क्योंकि परमाणु क्रमांक आपको 27 दे के रखा, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 27 दे के रखी है, ठीक है ना। हाँ, यदि आपसे पूछता ये आप, चलो ठीक है, वैसे अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बोला था तो 27 आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, हुंड के नियम अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दे के रखा है, ठीक है, किस तत्व की होगी। तो अब भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इलेक्ट्रॉन गिन लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 1 1, मतलब टोटल इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और 7 परमाणु क्रमांक किसका होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला है, नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम, भाई 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना है नाइट्रोजन के। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लो। देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है, एक सेकेंड, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है भाई 7 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3 ये भरा आएगा ना, बिल्कुल सही भरा जाएगा भाई। ये 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देखो यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 हैं, ठीक है, 5वां 6वां और 7वां पी में है ना, तो आप क्या करो पहले पी को बना लो, ठीक है। तो पी ऐसे ही बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 मतलब देखो 4 तो यहाँ भरा चुके, 5वां ये है, 6वां ये है और 7वां ये, मतलब हमें इस इलेक्ट्रॉन की जो 7वां इलेक्ट्रॉन है अंत में इसकी चारों क्वांटम संख्या बताना है, ठीक है। तो बताओ भाई पी, देखो एन का मान कितना होगा, तो एन का मान देखो यहाँ 2p है ना, तो एन का मान कितना होगा 2, क्योंकि एन तो कक्षा को बताता है, ठीक है। अब एल, तो पी के लिए एल का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। जब एल का मान 1 है तो m का मान कितना होगा, -1 से +1, -1 से +1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। ये -1, ये 0 और ये +1, तो अंत वाले में है तो इसके लिए +1 हो गया। अब ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन है तो s बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। आप मैच कर लो किसमें है ये चीज़, ठीक है, पहले ही ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में, बोलो सही बात है ना, एक सेकेंड, हाँ नहीं भाई ऊपर की ओर है, सॉरी यार, ऊपर की ओर है ना तो +1/2 होगा, ऊपर की ओर है ना तो +1/2 होगा, ठीक है। तो +1/2 होगा, तो ये आपका किस ऑप्शन में है, इसमें है, n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर +1 और s बराबर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। द्विगंशी क्वांटम संख्या l वाले उपकोष के लिए कुल कक्षकों की संख्या क्या है। भाई कक्षक किससे निकालते हैं, m से निकालते हैं, और m का मान क्या होता है, 2l+1 होता है, 2l+1 होता है, बिल्कुल। तो 2l+1 क्या है, पहले ही ऑब्जेक्ट में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ऑब्जेक्ट हम सही करते हैं भाई, ऐसे करके सही निकलते जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमसे बोला है, और हमसे ये बोला है कि समस्थानिकों में इनकी संख्या समान, जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक समान, तो परमाणु क्रमांक समान वाले होते हैं ना, तो परमाणु क्रमांक समान, तो परमाणु मतलब प्रोटॉन की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर सही हो जाएगा। रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की थी, तो भाई आप जानते हो सोने के पे की थी, किसके पे, स्वर्ण के पे की थी। CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न में से क्या होगी। CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न में से क्या होगी, CO2 के एक अणु में निम्न में से क्या होगी। भाई CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो C में कितने, 6,
8 16 इसके, ठीक है। तो 16 में ये जोड़ दो, 16 में 6 जोड़ दो। देखो सी का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या, सी के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6, और एक ओ के पास कितने होते हैं, एक ओ के पास होते हैं 8, तो 2 के पास कितने हो जाएंगे 16, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी तत्व के उदासीन परमाणु में 2 के एल, देखो 2 के 8 एल 9 एम और 2 एन इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनमें कुल डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। भाई डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो यार कितना आंसर सही बात है, कितना अच्छा आंसर है। देखो आप जानते हो कक्षाओं में पहली क्या होती है के, दूसरी क्या होती है एल होती है, ठीक है, तीसरी क्या होती है एम, ठीक है, चौथी क्या होती है एन होती है, ठीक है। तो आप जानते हो यार भाई 1s2 2s2 और 2p6 3s2 यहाँ पर ये बोला गया है, या फिर यूं कहें कि भाई पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में केवल एस होता है, दूसरी कक्षा में पी होता है, तीसरी कक्षा के पास डी होता है। तो यहाँ पर आपसे भाई तीसरी कक्षा के पास क्या होता है डी होता है, ठीक है ना। तो तीसरी कक्षा से डी स्टार्ट हो गया, तो ये जो एम है वो तीसरी कक्षा का और एन है वो चौथी कक्षा का है। तो एम में कितने हैं 9 और एन में कितने हैं 2, तो 9 और 2 कितना हो गया भाई, एक सेकेंड, हाँ भाई सही चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो आपका तीसरी कक्षा से स्टार्ट होता है, आप बाहु नियम पढ़ा है, तो आप बाहु में देखा हमने कि जो है ना पहली कक्षा के पास केवल एस होता है, दूसरी कक्षा के पास पी होता है, तीसरी से डी स्टार्ट होता है। तो एम है वो डी का है और एन है वो भी किसका है डी का। तो एम में कितने हैं 9 और एन में कितने हैं 2, तो 9 और 2 कितना हो गया 11। तो इसका जो 11 है वो सही आंसर, यहाँ पर जो 1 दिया है उसको 11 कर लेना, ठीक है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है इसके अनुसार क्या होता है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा क्या होता है डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो अगले ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं भाई। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल के रखा है हमसे, देखो यहाँ पर एक परमाणु के लिए n बराबर 3 है और l बराबर 2 है, तो m का मान कितना होगा भाई, m का मान कितना होगा, सॉरी m का मान, तो आपको पता है l का मान 2 है, तो m का मान क्या होगा -2 से +2 तक, ठीक है, -2 से +2 तक। तो -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 और फिर +2, ये तो हमने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। Cl- आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, भाई Cl- में बोला है, देखो माइनस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है। अब यहाँ देखो Cl के कितने होती हैं 17 होती हैं, अब माइनस मतलब ग्रहण करना, एक ग्रहण कर लिया तो 17 और एक कितना हो गया 18 हो गया, तो ये 18 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 इसका पहला, इसका 18 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा विन्यास आपबाहु सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, आपबाहु सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। क्या 1s2 2s2 2p1 ये है, ठीक है, क्या ये है, ठीक है, क्या आपका ये है, ठीक है। कौन सा आपबाहु नियम के जो अनुकूल है वो नहीं है, वो आपको आंसर बताना, ठीक है। तो भाई आपबाहु नियम क्या कहता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आपबाहु नियम के बारे में पता होगा तो इसका आंसर सही लगा लोगे, ठीक है। तो भाई साहब जो आपबाहु नियम के अनुकूल नहीं है वो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये आपबाहु नियम का अपवाद था, ठीक है ना भाई, ये आपका आपबाहु नियम का क्या था अपवाद था, तो ये नहीं है, ठीक है। आपबाहु नियम का अपवाद कहता है ये बात, ठीक है। तो ये आपबाहु नियम नहीं, आपबाहु नियम का अपवाद है, वो आपबाहु नियम नहीं है, वो आपबाहु नियम का अपवाद है, ठीक है। तो ये आपबाहु नियम के अपवाद ये है, ठीक है। उनने कहा था कि पहले है ना डी को भरना बाद में एस को भरना, यही कहा था आपबाहु नियम के अपवाद में, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ कोष में कक्षकों की संख्या होगी, जो एफ ऑफ कोष होते हैं इसमें कितने कक्षक होते हैं 7 होते हैं, जानते ही हो आप, ठीक है। रदरफोर्ड के प्रयोग में किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई, तो रदरफोर्ड के प्रयोग में आप जानते हो भाई गोल्ड की धातु पर अल्फा कणों की बौछार की गई थी, ठीक है। चलो भाई अगले ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं, और हमारा अगला ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ओहो हाँ ये हो गया था, अगला है हमारा, ठीक है। n बराबर 3 है तो l के मान होंगे, l का मान क्या होगा, देखो n बराबर 3 है तो l का मान क्या होता है, ठीक है, l बराबर क्या होता है n-1 होता है, तो n का मान 3 है, तो n-1 करेंगे तो मतलब 3 - 1 मतलब 2, तो 0 से 2, ठीक है, 0 1 और 2, तो 0 1 2 यहाँ पर कहाँ है, ये है आंसर सही है, ठीक है। चलो
ठीक है, 0.2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल व्याख्या करता है केवल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की, एक परमाणु या आयन का स्पेक्ट्रम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो उसकी। हाइड्रोजन अणु का स्पेक्ट्रम, सूर्य का स्पेक्ट्रम किसकी व्याख्या करता है? जो बोर, नील्स बोर का परमाणु मॉडल था ना भाई, नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल पढ़ा था ना हमने, तो ये एक परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन उसकी व्याख्या करता है, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन की भार की कोटि है, नाइट्रोजन जो है इसके भार, सॉरी न्यूट्रॉन बोला है भाई, न्यूट्रॉन, मिस्टेक हो गया गलती से। न्यूट्रॉन के भार की कोटि क्या है भाई? घात कोटि मतलब न्यूट्रॉन का जब भार निकालते हैं तो उसकी कोटि क्या आता है किलोग्राम में, वो आपको चीज़ बताना है, ठीक है ना। तो आप देखते हो भाई, न्यूट्रॉन को भार निकालते हैं 6 पॉइंट कितना निकलता है, 6.0625 इंटू 10 टू दी पावर, इंटू आपका क्या भाई 10 टू दी पावर कितना निकलता है, -27 निकलता है किलोग्राम में। तो कोटि आपकी कितनी आ रही है, 27 आ रही है, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। के सेल कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉनों में भिन्नता होगी, के सेल के 2 इलेक्ट्रॉनों में भिन्नता होगी, ठीक है। जो मतलब एक के सेल है मतलब पहली कक्षा है, पहली कक्षा को के बोलते हैं, ठीक है। में 2 इलेक्ट्रॉनों में भिन्नता किस में होगी? मुख्य क्वांटम संख्या में, द्विगंशी क्वांटम संख्या में, चुंबकीय क्वांटम संख्या में और स्पिन क्वांटम संख्या में। किस में? घूर्णन। तो भाई जो आपकी सिमिन घूर्णन संख्या में, देखो भाई पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होगा, एक नीचे की ओर होगा, तो केवल घूर्णन में प्रॉब्लम होगी ना उसके, ठीक है। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अब आते हैं हम सही रिक्त स्थानों पर दोस्तों, है ना। तो दोस्तों हमारा रिक्त स्थान नंबर 1 है, ठीक है। रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 है। क्लोरीन गैस का परमाणु क्रमांक 17 है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बिल्कुल 7 होंगे, क्योंकि 2, 9, 8 और ये 7, ऐसे ही भराएंगे तो 7 होंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 7 है तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या का योग क्या होगा भाई? द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? देखो यहाँ पर बोला है चुंबकीय क्वांटम संख्या का योग कितना है? 7 है, योग 7 है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा भाई साहब? अगर एल का मतलब द्विगंशीय क्वांटम संख्या एल बराबर अगर 3 होगा, ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या 7 ही निकलेंगी। कैसे? देखो -3 से +3 होंगी तो -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, +1, ठीक है, +2 और ये +3, ठीक है, ये होगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हमारा बात करते हैं। परमाणु के नाभिक में खाली स्थान और काली स्थान होता है, तो पर भाई साहब आप जानते हो भाई, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप जानते हो भाई, न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक ने की थी ना, चैडविक ने, तो ये चैडविक सही आंसर हो जाएगा। उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण कौन सा है? रेडियो तरंग, ठीक है, कौन सा है? रेडियो तरंग है भाई, रेडियो तरंग सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान 1 होने पर कक्षक का आकार, द्विगंशीय जो क्वांटम संख्या है उसका मान 1 होने पर जो कक्षक का आकार होगा वो भाई 1 होगा। द्विगंशीय क्वांटम संख्या 1 होगी, है ना, तो वो पी का होगा, और पी का आकार कैसा होता है? डमरूबद्ध। तो यहाँ लिख देना भाई डमरूबद्ध। क्या होता है भाई? डमरूबद्ध होगा, ठीक है, क्योंकि एल बराबर 1 है, ठीक है, तो पी होगा और पी के लिए डमरूबद्ध ही तो होता है ना भाई, होता है कि नहीं? बिल्कुल सही आंसर है यहाँ से आपका, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है क्या कहलाता भाई? कक्षक कहलाता। तो ये हमारा सब चीज़ें भाई पड़ी हुई हैं ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है और उसकी द्रव्यमान संख्या 66 है, ठीक है। इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, भाई परमाणु क्रमांक आपका ये है और द्रव्यमान संख्या ये है, तो प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, भाई प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, तो भाई साहब प्रोटॉन की संख्या तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही होता है, तो ये तो आपका आंसर आ गया 30, ठीक है। बट न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो भार में से ये घटाना पड़ेगा, भार में से परमाणु क्रमांक को घटाना पड़ेगा, तो 66 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 36, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में 36 आ जाएगा, ठीक है।
चुंबकीय क्वांटम संख्या खाली स्थान से संबंधित है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, भाई साहब चुंबकीय क्वांटम संख्या बोला है, ठीक है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक से संबंधित है, ठीक है। कक्षक के बारे में जानकारी देती है, कक्षक से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रिक्त स्थान भाई साहब, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। तो दोस्तों हमारी सही जोड़ियाँ जो है ना आ गई हैं, और पहला हमारा है गोल्डस्टीन, ठीक है। इसको बीच में कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते, चलो गोल्डस्टीन। तो भाई साहब गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी आपको ये बताना है, ठीक है। वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने भाई एनोड की किरणें की थी, एनोड किरणें की खोज की थी, बिल्कुल सही है। जे जे थॉमसन ने भाई क्या किया था, तो जे थॉमसन ने भाई कैथोड किरणों की खोज की थी, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर जे गोल्डस्टीन ने तो प्रोटॉन की खोज की थी, भाई प्रोटॉन की भी की थी और एनोड की भी की थी, ठीक है, गोल्डस्टीन। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की भी खींची और कैथोड किरणों की भी खींची, ठीक है। मॉसले, अब थर्ड हमारा मॉसले साहब। तो मॉसले साहब ने क्या किया था, परमाणु क्रमांक के बारे में बताया था, ये थर्ड है, ठीक है। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था भाई, तो रदरफोर्ड साहब ने हमारे परमाणु की संरचना के बारे में बताया था, ये हमारा फोर्थ रहेगा। रेडबर्ग, अब यहाँ पर आपका है रेडबर्ग, है ना, रेडबर्ग। तो रेडबर्ग साहब ने क्या किया था, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कहा था रेडबर्ग साहब ने, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5वां, ठीक है। अब सोंडी, अब यहाँ दिया है सोंडी साहब ने क्या किया था वो देखना है। तो सोंडी साहब ने भाई समस्थानिक की खोज की थी, ठीक है। तो ये हमारा 6वां हो जाएगा, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने किया था भाई अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, आप जानते हो, तो ये 7वां हो जाएगा। और समरफील्ड ने दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट के बारे में बताया था, तो ये आपका 8वां हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। और भाई साहब अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अगला भाई आपको एक शब्द में आंसर देना है, बिल्कुल दे देंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज सब जानते हो, जे थॉमसन साहब ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। डी ब्रॉगली समीकरण क्या है भाई, जे थॉमसन साहब ने की थी, ठीक है। डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है, बिल्कुल आप सब जानते हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, ठीक है, एच अपॉन पी, ये होता है डी ब्रॉगली समीकरण, सब जानते हो। द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं, सब जानते हैं, एल से दर्शाते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का सूत्र बताना है, तो भाई सब जानते हैं, डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एच अपॉन 4 ये सब जानते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई साहब, सब जानते हैं, चैडविक ने की थी। तो ये हमारे सेकंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप सबको क्लियर होंगे। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो। तो अब हम चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा चैप्टर, भाई साहब चैप्टर नंबर हमारा जो 3 है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोला है हमसे इन तत्वों में किसका आयनन विभव सर्वाधिक है। सबसे सर्वाधिक आयनन विभव आप जानते हो भाई फ्लोरीन का है। किसका है, फ्लोरीन का है भाई। इन तत्वों में कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युती है, तो बिल्कुल आप ये जानते हो फ्लोरीन जो आपका है, एफ जो है आपका सबसे ज़्यादा ऋण विद्युती है भाई। आवर्त सारणी की किसी आवर्त में परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ ऋण विद्युती गुण में वृद्धि होती है भाई। ऋण विद्युती गुण में वृद्धि होती है परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला है निम्न में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक है। भाई साहब ऋणात्मक जो परमाणु है उसकी त्रिज्या सबसे अधिक हो। देखो आपको बता दें, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक वैसे कितना होता है, 19 होता है। जब एक इसने दान कर दिया तो कितने भाई, 18 बचे। अब ओ का देख लो आप, ओ का परमाणु क्रमांक 16 होता है, बट इसमें 2- लगा है, मतलब इसका ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। बोरॉन तो कम ही है, कार्बन भी क्या है, कम ही है। तो भाई कार्बन जो आपका जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन O2-, इसका जो आकार त्रिज्या है ना वो आपकी सबसे ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से आपका O2- सही आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। चलो अगले हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है भाई O2- हो गया ना इसका, ठीक है। चलो अगला हमारा निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं में किसी निष्क्रिय गैस के अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी होगी। निष्क्रिय गैस की बात कर रहा हूँ भाई, निष्क्रिय के लिए तो भाई यही सही रहेगा, क्योंकि निष्क्रिय के जो अष्टक होता है वो आपका पूरा होता है भाई। निष्क्रिय के लिए जो अष्टक होता है वो पूरा होता है, तो अष्टक एस का भी पूरा है और पी का ही पूरा है। यहाँ पर देखो पूरा नहीं है, यहाँ पर पूरा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न से किसका आकार सबसे छोटा है,
तो भाई आप ये जानते हो कि एल देखो ऋणावेश में अगर ऋणावेश देखो अगर ऋणात्मकता की बात की जाए तो ऋणावेश बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, और धनावेश की बात की जाए तो धनावेश जितना कम होगा उतना उसका आकार बड़ा होगा, उतना आकार। एक मिनट समझो। देखो जैसे मान के चलो O है और ये O माइनस है और ये 2 माइनस है, तो मेरे भाई जब ऑक्सीजन पे जो ऋणावेश का मान अगर बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की बात मतलब प्लस की बात करें, जैसे Al पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पर Al पे क्या है 2 प्लस है, लेकिन धनावेश जब बढ़ेगा तो त्रिज्या कम होगी। ध्यान रखना, ऋणावेश बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन धनावेश बढ़ेगा तो त्रिज्या कम होगी। तो ऋणावेश बढ़ेगा तो त्रिज्या कम होगी, तो ऋणावेश सबसे ज़्यादा धनावेश बढ़ेगा तो त्रिज्या कम होगी, तो त्रिज्या सबसे ज़्यादा धनावेश किस पे, Al3 प्लस, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा प्रबल अपचायक है। तो भाई आप जानती हो प्रबल अपचायक के बारे में बोला है, अपचायक प्रबल, ठीक है, तो आयोडीन जो है ना प्रबल अपचायक है, प्रबल अम्लता का काम करता है कौन, आयोडीन I-। निम्न में से किसका आयनन विभव सर्वोच्च है। आयनन विभव बोला, आयनन विभव सबसे ज़्यादा है। तो भाई आयनन विभव आप सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, तो इसके लिए मेरे हिसाब से जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम का आयनन विभव है वो सबसे ज़्यादा। किसका भाई, मैग्नीशियम का। तो सही आंसर आप मैग्नीशियम लगा देना। ठीक है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है आवर्त सारणी के किस समूह में रखा है। परमाणु क्रमांक 20 है, कौन से समूह में रखा है, तो आपको पता है परमाणु क्रमांक 20 मैग्नीशियम का होता है। नो 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 भाई, परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम का होता है और दूसरे वर्ग में रखा है। ठीक है, किसका होता है, कैल्शियम का, और दूसरे वर्ग में रखा। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन, अगला हमारा 10वां है हमारे पास। ठीक है, और ये कह रहा है हमसे तत्व का आयनन विभव आवर्त सारणी के वर्ग में। भाई आवर्त सारणी के जो वर्ग है, वर्ग में आयनन जो विभव है वो घटता है। ठीक है, वो क्या होता है भाई, घटता है। तो हमारा 10वां का जो सही है बी आंसर सही होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम रिक्त स्थानों पे बात करेंगे, और रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 है। पहला रिक्त स्थान है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बिल्कुल शून्य होती है, लगा देना आंसर टकाटक शून्य होती है। द्वितीय समूह में बी और Mg की इलेक्ट्रॉन बंधुता बिल्कुल शून्य होती है। जो द्वितीय समूह है उसमें बी ई और Mg की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी शून्य होती है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर सामान्यतः आयनन ऊर्जा में, आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो, ऋण विद्युता हो, इन तीनों में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर वृद्धि इज अ करेक्ट आंसर। किसी तत्व के द्वितीय आयनन विभव का मान सदैव इसके प्रथम आयनन विभव से भाई साहब अधिक होता है। ठीक है ना, अधिक होता है। द्वितीय आयनन विभव का मान क्या होगा, अधिक, फिर तृतीय का और अधिक होगा। ठीक है, ये कारण भी बता चुके हैं। सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व आवर्त सारणी में कौन है, कौन से समूह में रखा गया भाई, तो भाई सब सही समूह पूछा है, तो यहाँ पर समूह है आपका 7वां। समूह आपका क्या है, 7वां। और वर्ग की बात करें तो वर्ग है आपका 17वां। समूह आपका 7वां है, वर्ग है 17वां। ठीक है, देखो लिथियम मैग्नीशियम तथा बेरिलियम एल्यूमिनियम के गुणों की समानता का पाया जाना विकर्ण संबंध, ये आपका विकर्ण संबंध के कारण। ठीक है, तो ये आपका 6वां जो है विकर्ण संबंध के कारण। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ भाई आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता है कुल खाली स्थान खाने कॉलम है, कॉलम मतलब 18 कॉलम है, और कुल 7 आवर्त हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे, और अगला ऑब्जेक्ट भाई हमारा है, ठीक है 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा 8वां, नाभिक का आवेश में वृद्धि होने से आवर्त में परमाणु त्रिज्या, आवर्त में तो भाई परमाणु त्रिज्या घटती है, तो ये घटती रहेगा सही आंसर। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्योंकि ये कारण आपको लिखा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लोरीन की अधिक होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है, क्लोरीन की, लेकिन ऋण विद्युता फ्लोरीन की है। ठीक है, डोबे रायनर ने बताया कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक खाली स्थान तत्व पहले तत्वों के समान गुण प्रदर्शित करेगा। तो डोबे रायनर ने बताया कि अगर तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक क्या भाई, प्रत्येक 8वां तत्व, ठीक है 8वां, प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणों में प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। ये हमारी सही जोड़ियां कंप्लीट होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, दोस्तों सही जोड़ियों पे बात करेंगे, तो सही जोड़ी नंबर 1 कौन सी उत्कृष्ट गैस है। आप बिल्कुल जानते हो नियोन उत्कृष्ट गैस है।
कौन से हैलोजन है, ठीक है। तो बिल्कुल आप हैलोजन जानते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन है। कौन से क्षार हैं, तो आप जानते हो पोटेशियम, है ना, सोडियम पोटेशियम आपके ये क्षार हैं, तो ये तीसरा हो गया। कौन सा 4 संयोजकता है, तो बिल्कुल कार्बन की संयोजकता 4 होती है, प्लस या -4 होती है, बहुत दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे क्या है भाई, अब हैं एक शब्द में आंसर, और एक शब्द में आंसर देखेंगे भाई, ठीक है। एक सिलिकॉन का दूसरा नाम है, मतलब यहाँ पर आपसे बोला ए का सिलिकॉन का दूसरा नाम है, तो भाई ए का सिलिकॉन, देखो भाई एक सिलिकॉन का दूसरा नाम है, देखो एक सिलिकॉन का दूसरा नाम है तो भाई जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम। ये कारण क्यों है, कारण क्या है भाई, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होते हैं वो अर्धचालक का काम करते हैं, केवल 2 ही, ठीक है, इसलिए जर्मेनियम को भी एक सिलिकॉन बोलते हैं, ठीक है, जर्मेनियम को क्या बोलते हैं, एक सिलिकॉन बोलते हैं, ठीक है, इसलिए आंसर इसका सही आ रहा है, ठीक है। चलो अगला है N3- N, एक सेकेंड, हाँ, N3- O2-, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बिल्कुल समान है, दोनों में इलेक्ट्रॉन, छोटा करते हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल समान है, 1 मिनट और छोटा करते हैं, ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई साहब क्या है, समान है, ठीक है, अतः इन्हें क्या कहा जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो सम इलेक्ट्रॉन सही आंसर हो जाएगा। Al की कौन सी ऑक्सीकारक अवस्था सबसे अधिक स्थायी है, ठीक है, तो 3+, Al की जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है 3+ है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है, बताइए वह आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा, भाई 16 है, तो भाई साहब 16 जो है ना वो आपका 16 किसका है भाई, तो ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, 16 सल्फर का है ना, किसका है, सल्फर का, और सल्फर कौन से वर्ग में रखा है, 16वें वर्ग में रखा है, तो 16वां वर्ग सही आंसर हो जाएगा। अगर समूह की बोलें तो आपका 6वां समूह होगा, समूह आपका 6वां होगा और वर्ग आपका 16 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, तो ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 हैं, दूसरे में 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32, ऐसे करके रखी हुई है ना, आप जब जानते हो, ठीक है। चलो तो ये हमारे भाई साहब, ये हमारे हो गए चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव। अब हम दोस्तों चैप्टर नंबर जो 4 है, इस चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव पे बात कर लेंगे और जल्दी से इसको ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, समान परमाणुओं में सामान्यतः किस प्रकार का बंध होता है, तो भाई सहसंयोजक बंध होता है। समान प्रकार के परमाणु सहसंयोजक बंध के कारण आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। चलो अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण वाला कौन है, क्लोरोफॉर्म, जो अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसका है, क्लोरोफॉर्म का है। अमोनिया में संकरण होता है, भाई साहब आप निकाल लेना शॉर्ट ट्रिक से, sp3 संकरण होता है अमोनिया में, किसमें भाई, अमोनिया में कौन सा संकरण होता है, sp3 होता है। जल का उच्चतम क्वथनांक निम्न के कारण होता है, भाई कोई जल में विलेय है, कोई जल में विलेय है और कोई जल का क्वथनांक अधिक है, वो कारण एक ही है, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध का होना, जल के अणुओं में किसका होना भाई, हाइड्रोजन बंध का होना। 5वां, किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो जो CO2 है भाई साहब, CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है भाई, CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई, शून्य होता है। अगला 5, CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण भाई साहब क्या है, शून्य है, ठीक है, बिल्कुल सर शून्य है, तो ये CO2 होगा। निम्न किस यौगिक में sp2 संकरण कक्षकों का उपयोग किया जाता है, मतलब यहाँ पर आपको चेक करके बताना शॉर्ट ट्रिक से किसमें sp2 संकरण है, ठीक है। तो वैसे आपको मैं शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़ा चुका हूँ, संकरण की शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको जाना क्या है चैनल की प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर 4 का ये टॉपिक है, तो चैप्टर 4 को ओपन करके देखना तो आपको मिल जाएगा, इसको कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, तो BCl3 में sp2 संकरण है। निम्न में से किसकी संरचना रैखिक है, बिल्कुल आप रैखिक संरचना वाला, और रैखिक संरचना कब होगी, संकरण जब आएगा sp, तो वैसे आपको बता देते हैं जो CO2 है इसमें रेखीय संरचना है। PCl5 में संकरण कौन है, तो भाई साहब sp3d संकरण है, इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी गई है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये CO2 सही आंसर है, sp3d संकरण सही है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, किस अणु में केंद्रीय परमाणु के साथ बनाबंध कोण अधिकतम होगा, बनाबंध कोण कैसा होगा भाई, अधिकतम होगा, ठीक है ना। तो भाई साहब NH4 में बना बंद कोण क्या होगा, अधिकतम होगा। H बंद उपस्थित है भाई, CH4 में नहीं है, NaCl में नहीं है, H2 में तो होता ही है, क्योंकि हाइड्रोजन बंद कब होता है, जब H किसके साथ मिले,
O या N से। तो आप देखो यहाँ पर H किससे मिल रहा है, O से मिल रहा है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। ठीक है, समझे भाई, कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाते हैं हमारे रिक्त स्थानों पर। रिक्त स्थान है हमारा CH4 में खाली स्थान संकरण पाया जाता है। बिल्कुल भाई साहब, sp3 संकरण पाया जाता है। अब निकाल लो यार शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, LCAO का पूर्ण नाम, LCAO का पूर्ण नाम क्या है, LCAO का पूर्ण नाम क्या है? तो भाई साहब LCAO का पूर्ण नाम क्या है, देखो मैं बता दे रहा हूँ। LCAO का पूर्ण नाम क्या है, लीनियर। देखो आप लिख लो, लीनियर। L फॉर क्या, लीनियर। ठीक है, और C फॉर क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, C फॉर क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर आपका कॉम्बिनेशन, फिर आपका आ जाएगा ऑफ। क्या जाएगा, ऑफ। ठीक है, ऑफ। ए मतलब क्या होता है, एटॉमिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा एटॉमिक। ठीक है, और O फॉर ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इसका पूरा नाम है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इसका पूरा नाम है। ठीक है, NH3 का क्वथनांक pH3 के क्वथनांक से, ठीक है, क्या होता है, उच्च होता है, फिर अधिक होता है। ठीक है, SS अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। ठीक है, जल के अणु में H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बंध कोण कितना होता है, जल के अणुओं में बंध कोण होता है भाई साहब 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री होता है। ठीक है ना, चलो, है ना। PP पार्श्व अतिव्यापन में पाई बंध बनता है, तो पाई बंध सही हो जाएगा। रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा में क्या होती है, जब रासायनिक बंधों का निर्माण होता है तो ऊर्जा में कमी होती है। ठीक है, हीरा विद्युत का क्या है भाई, हीरा विद्युत का भाई सुचालक है। ठीक है, सुचालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित, नो यार मिस्टेक हो गया, हीरा विद्युत का भाई कुचालक है। ठीक है, हीरा विद्युत का क्या है भाई, कुचालक है, और ग्रेफाइट क्या है, सुचालक। ठीक है, हीरा क्या है, कुचालक, और ग्रेफाइट क्या है, सुचालक। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, जैसे पेंसिल है, पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट ही तो होता है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और हमारा दोस्तों अगला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हीरा विद्युत का क्या है भाई, हीरा विद्युत का कुचालक है, हाँ, और ग्रेफाइट सुचालक है, सही तो है। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ग्रेफाइट तथा हीरे में कौन संकरण होता है, तो भाई ग्रेफाइट तथा हीरे में, तो देखो ग्रेफाइट में होता है sp2, ठीक है, और हीरा में होता है sp3। ठीक है, ग्रेफाइट में कौन सा होता है, sp2, और इसमें होता है sp3, क्योंकि इसकी संरचना होती है, जो ग्रेफाइट है इसकी संरचना होती है षटकोणीय, और जो हीरा है इसकी संरचना होती है चतुष्फल की। ठीक है, जल के अणु में खाली स्थान संकरण होता है, बिल्कुल आप जानते हो, sp3 संकरण होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखना भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो भाई साहब अब हम दो है ना सही जोड़ियों पे बात कर लेंगे, और सही जोड़ी हमारी है BeCl2 की संरचना। तो Be जो Cl2 संरचना, इसकी संरचना होती है रेखीय। NH3 की संरचना मतलब अमोनिया की। ठीक है, NH3 मतलब अमोनिया की, तो त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है, ये दूसरा हो गया। हीरे की संरचना तो त्रिविम जालक होती है, हीरे की संरचना त्रिविमीय होती है ना, बिल्कुल सर त्रिविमीय होती है। ठीक है, हीरे त्रिविमीय है तो त्रिविमीय संरचना में होता है। ठीक है, जल के अणु की संरचना, तो जल के अणु की संरचना कोणीय होती है मेरे भाई, जल के अणु की संरचना क्या होती है, कोणीय। ठीक है, और NiCN का होल फोर 2- की संरचना होती है भाई वर्ग समतलीय, तो ये 5वां हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। ठीक है, तो भाई साहब अब हम पहुंच गए एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर पर, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर में है किस प्रकार के आबंध दिशात्मक होते हैं। तो भाई जानते हो आप सहसंयोजक बंध जो है ना वो आपके दिशात्मक होते हैं, जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंध। यहाँ बोला सल्फर टेट्राफ्लोराइड की आकृति कैसी होती है, तो आप लिख लेना वर्गीय होती है। ठीक है, वर्ग के आकार की, तो सल्फर टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है वर्ग के आकार की। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का रासायनिक बंध, तो आप जानते हो आयनिक बंध होता है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध, आयनिक क्लोराइड, NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl आयनिक बंध होता है। चीनी कार्बनिक यौगिक है फिर भी जल में विलेय है, क्यों, हाइड्रोजन बंध के कारण। किसके कारण भाई, हाइड्रोजन बंध के कारण। ठीक है, जल के अणु का आबंध कोण, जल के अणु का आबंध कोण आप पहले ही पढ़ चुके हो, 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो भाई 0 होता है। ठीक है, तो ये भाई साहब हमारे 1 से 4 चैप्टर, तो
1 से 4 चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। भाई हमारी ये 1 शॉर्ट वीडियो और 1 से 4 चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कंप्लीट हो गए। ज़्यादा समय आपका 1 आवर की ये वीडियो है, ठीक है, बट 1 से 4 चैप्टर के ऑब्जेक्ट आपके कंप्लीट। एक बार जब पढ़ लोगे तो दूसरी बार जब पढ़ोगे तो फिर आपको स्किप करके पढ़ लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले टाइम ना आप फुल पढ़ लो यार, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को हम समझा के किया है, समझ के करोगे तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो भाई साहब वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भाई साहब जरूर कर लो, ठीक है। मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।